हेलो एंड वेलकम टू iWife एजुकेशन। स्वागत है आपका। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं NIOS के, उनके लिए मैं आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये वीडियो है आज उनका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अंत तक देखना। और इसमें मैं बताऊँगा आपको जो लास्ट ईयर में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो इस वीडियो में आज करवाने वाला हूँ। और कुछ मतलब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही है जो रिपीट होते रहते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आ सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखना। तो इसको तो मैं क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर करना है ताकि आपके जो नंबर हैं वो कटे ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है, फर्स्ट से लेकर 4 तक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम भूमध्य सागर के निकट जाते हैं तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। अब जैसे जैसे आप क्या होता है, भूमध्य रेखा पे आप जैसे जैसे करीब जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि यह तापमान बढ़ता है या घटता है, या स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है। तो आपको क्या करना होगा भाई, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। फिर आप इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को निम्न में से कौन सा पुरस्कार या उपाधि नहीं देती। जो भारत सरकार है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र और राय बहादुर। तो अब इसमें से कौन सा है जो है भारत सरकार किसी भी अपने नागरिकों को पुरस्कार नहीं देती। तो इसमें जो देखोगे भारत रत्न एक पुरस्कार है, पद्म विभूषण भी एक पुरस्कार है और अशोक चक्र भी एक उपाधि एक पुरस्कार है। जो राय बहादुर है वो क्या है, पुरस्कार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। तो अब इसमें ऑप्शन ये दे रखा है 1953, 1954, 1955 और 1956। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, लेकिन जो पहला जो भारतीय राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था वो बना था 1953 में। ठीक है ना। चलो अब चौथा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लास्ट इसमें कि निम्न में से किस वर्ष में भारतीय संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो ये हुआ था हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो हुआ था, ये हुआ था 2009 में। यहाँ पे 4 ऑप्शन है 2009, 2010, 2011 और 2012 का जो ऑप्शन है वो है 2009। ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ। अब हम देखते हैं इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिसमें आपको लिखना होता है। ठीक है। तो एक चैप्टर आपका जो क्वेश्चन आया है सल्तनत काल से, यानी जो दिल्ली की जो सल्तनत है, इक्तादार के इसमें कार्य पूछे हैं। ठीक है। तो इक्तादार जो होते थे दिल्ली के सल्तनतों में जो राजा नियुक्त करते थे, उनका काम क्या होता था। पहला इनका काम होता था सैनिक व्यवस्था करना, यानी कि जब कभी राजा को जरूरत पड़ती थी सैनिक व्यवस्थाओं की, मतलब युद्ध में, तो वो क्या करते थे, इकतदार गांव में से लोगों को पकड़ के सेनाओं में भर्ती करते थे और सैनिक व्यवस्था में वो कार्य करते थे। दूसरा है लगान लेना, लगान वसूलना, यानी कि क्या, गाँव में जो खेती करते थे लोग उनसे वो लगान वसूलते थे। ठीक है ना। तो ये इकतदार के क्या है, कार्य हैं। ये भी मतलब दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड करके पूछ लेगा भाई इक्तादार के कार्य क्या होते हैं, सैनिक व्यवस्था करना, लगान वसूलना और न्याय करना। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। छोटे मोटे जो विवाद होते हैं उनको सुलझाना, न्याय करना या विवादों को सुलझाना। ठीक है ना। तो ये आपका 2 नंबर में पूछा गया था। उसके बाद फिर से इसमें क्या बोला भाई, अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से क्या है कि भारत के उत्तरी मैदानों के किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो उत्तरी भारत है, ठीक है ना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, उत्तर भारत की, उत्तरी मैदानी भारत की। ठीक है। इसकी क्या विशेषता है भाई, सबसे पहले तो कि समतल मैदान है यहाँ पे। ठीक है ना, समतल मैदान है, प्लेन एरिया है। सबसे जो मेन जो लाभकारी है वो है समतल। पूरा का पूरा क्या है, एरिया जो क्षेत्र है वो प्लेन है। और यहाँ पे ये उत्तरी मैदान क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ है। यानी कि उत्तरी मैदान जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदान एरिया सबसे अधिक उपजाऊ, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊ है। यहाँ पे हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना। और उत्तरी मैदान में क्या देखोगे आप, नदियों का अपवाह तंत्र भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नदियों का
अपवाह तंत्र अधिक है। अपवाह तंत्र कहने का मतलब यहाँ पे नदियाँ बहुत सारी बहती हैं, ठीक है ना, पहाड़ों से उतरकर, और यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी नदियाँ, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी नदियाँ यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेगी उत्तर भारत में, ठीक है ना। एक तो बड़ी अगर देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें या पंजाब में देखें तो पंजाब में 5 नदियाँ हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कई छोटी बड़ी नदियाँ हैं, बिहार में भी कई सारी नदियाँ हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, वो भी क्या है, काफ़ी सारी नदियाँ। तो ये क्या दिखाती है भाई, उत्तरी मैदानी, एक तो समतल है, प्लेन एरियाज आते हैं, दूसरा सबसे अधिक उपजाऊ वाले हैं, और तीसरा नदियों का अपवाह तंत्र भी अधिक है, ठीक है। ये भी आपसे कितने में पूछा गया था, 2 में पूछा गया था। आगे भी ये पूछा जा सकता है कि भाई उत्तरी भारत जो उत्तरी मैदान है उसकी क्या विशेष बात है, खास बात है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से है, यानी संविधान से किससे पूछा है। देखो संविधान में ना आपको एक मौलिक अधिकार और एक राज्य नीति निदेशक, इन दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्य के नीति निदेशक तक से। अगर मौलिक अधिकार से पूछेगा तो मौलिक अधिकार पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से आप देख कर उसको पढ़ लेना, और कहीं से भी कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार पे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अभी मैं आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बता देता हूँ। तो राज्य नीति निदेशक तत्व के उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्यों का निर्माण, ठीक है ना भाई। यानी कि राज्यों को एक अवसर देना, राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाने में पहला उद्देश्य है कि भाई हम राज्यों को कैसा बनाए, कल्याणकारी राज्य बनाए, जिसमें क्या करें, राज्य सभी कल्याणकारी नीतियां लोगों के लिए बनाए, अपने राज्य में रह रहे लोगों के लिए वो बनाए, ठीक है। इसका दूसरा जो है, राज्य को समाजवाद, गांधीवाद और व्यक्तिवाद सर्जन करना, ठीक है भाई। यानी कि राज्य में समाजवाद को भी बढ़ावा दे, गांधीवाद की विचारधारा को भी बढ़ावा दे और व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा दे। तो ये इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 2 मूल सिद्धांत उद्देश्य हैं कि हमें इसको अप्लाई राज्य में लागू करके कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य मतलब वो राज्य जो लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाए। दूसरा कि भाई राज्य क्या हो, समाजवाद हो, समाज के बारे में सोचे। गांधीवादी विचारधारा से जो गांव के बारे में सोचे, गांव को मजबूत करे। व्यक्तिवादी जो प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भी काम करे, ठीक है ना। तो 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, इस तरीके से आप लिख सकते हो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है 2 नंबर का, वो पूछा है प्राकृतिक, ज्योग्राफी से है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो भाई प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या होता है कि प्रकृति द्वारा कौन कौन सी चीजें बनी हुई है। देखो कि पहाड़ है, नदियां हैं, ठीक है ना, समुद्र है जिसको महासागर बोलते हैं, पठार है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब मानव निर्मित क्या, जैसे मानव निर्मित में आ जाए, अगर हम देखें मानव निर्मित तो पहाड़ में सुरंग बनाना, ठीक है ना। नदियों पे क्या बनाते हैं भाई, पुल, ठीक है, नाव चलाना। समुद्र में भी देखोगे तो आप समुद्र में जो वो करते हैं, तेल शोधन कारखाने खोलना, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित जो मानव द्वारा किए गए कुछ प्रयोग। जैसे सुरंग बनाना, आप कोई पहाड़ है, पहाड़ों में सुरंग बना देना। आजकल सुरंगें कितनी चल रही है, आप देखो जमीन के अंदर हम क्या करते हैं, जमीन के अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है। पहले सतह पे चलती थी, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, मानव इतना आधुनिक हो गया है कि पहाड़ों में सुरंग बना देता है। अगर देखोगे तो अब अभी जो है विश्व की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल बनने जा रही है हमारे भारत में, कोलकाता में। वो भी देखोगे पानी के नीचे, जो गंगा नदी है उसके 100 फीट नीचे अब मेट्रो चलेगी। तो सोच सकते हो आप कितना आधुनिक हो चुके हैं। तो ये प्राकृतिक निर्मित है और मानव निर्मित, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। जो नेचर, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, कि कोई ऐसी वस्तु जिसके बनने में मानव का कोई हाथ ना हो, वो प्राकृतिक कहलाती है। और मानव निर्मित वो होती है जो प्राकृतिक वस्तुओं को ही वो क्या करता है, मानव उसको अन्य वस्तु में बदल देता है। जैसे पहाड़ पे तो सुरंग बना देना, नदियों पे पुल बना देना, ठीक है। था आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन। अब हम आते हैं 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, जो मोस्टली पूछे आ सकते हैं। वो हमारा हिस्ट्री से है, जिसमें मध्यकालीन हिस्ट्री से, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका योगदान पूछा है, 4 नंबर में पूछा है, बहुत ही आसान सिंपल। ठीक है, तो एक तो ये थे कौन, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना। और संस्कृत के विद्वान के साथ साथ ये जो थे संस्कृत शिक्षा में ये पश्चिमी विचारों पर जोर देते थे कि भाई हमें जो संस्कृत की शिक्षा है उसको पश्चिमी विचारों के ही तरह बढ़ाना चाहिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या करा था भाई, बाल विवाह और बहुविवाह, बाल विवाह व बहुविवाह का विरोध किया। इन्हीं के अथक प्रयासों से एक कानून बना और कानून बना के क्या कर दिया कि इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, बाल विवाह और बहुविवाह को खत्म कर दिया गया विद्यासागर के योगदान से। ये महिला शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे, महिला शिक्षा का समर्थन करते थे। ठीक है ना, मतलब महिलाओं को भी पढ़ाने के लिए काफ़ी पुरजोर समर्थन करते थे। आंदोलन भी किए इन्होंने, कई सारे सामाजिक सुधार आंदोलन भी किए जिसमें महिलाओं को पढ़ाने के लिए काम किया गया। इसी के तहत चलते क्या होगा, करीब 35 स्कूल लड़कियों के लिए खोले गए थे। ठीक है ना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें गैर ब्राह्मण पढ़ सके। ठीक है भाई, अब देखो, पहले तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, फिर ये और इसके साथ साथ पश्चिमी विचारों का भी समर्थन करते थे। और क्या था, बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा का क्या हुआ, विरोध किया इन्होंने और इसको समाप्त किया। महिला शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का ये की बात करते थे। इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या करा, 35 स्कूल लड़कियों के लिए खोले ताकि वो पढ़ सके, गर्ल्स लड़कियों के स्कूल में। और इसके साथ साथ संस्कृत महाविद्यालय यानी संस्कृत कॉलेज खोले और उसमें उन कॉलेजों में गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कास्ट के नहीं थे, उनको भी पढ़ने का इसमें मौका मिला। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई जो अंग्रेज थे, किसानों ने उनका विद्रोह क्यों किया था। तो किसानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन आता है, तो उस पे अगर क्वेश्चन आए तो उस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी दे दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो उन्हीं का एक ये भी थोड़ा सा पार्ट है कि भाई किसान किस लिए नाखुश थे अंग्रेजों से। ठीक है ना, तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी 1857 के विद्रोह पे जो वीडियो बनी हुई है वो आप जरूर देखें। अंग्रेजी राज के विरुद्ध किसान का विद्रोह क्यों था, नाखुश क्यों थे, तो सबसे पहला क्या था भाई, पहला मेन पॉइंट कि जो भारी कर व्यवस्था थी, यानी जो लगान लिया जाता था किसानों से उसकी संख्या वो काफ़ी भारी मात्रा में लिया जाता था। ठीक है ना, यानी कि उनकी उपज पे 90-70-80% तो उनसे कर लिया जाता था। जितनी उनकी उपज नहीं होती थी उससे ज़्यादा तो वो क्या कर देते थे, टैक्स देते थे। ठीक है, राजस्व व्यवस्था बहुत हाई थी। उसके बाद क्या था, एक तो भारी कर व्यवस्था भी थी और दूसरा जबरन कर वसूलते थे। जबरन कर वसूली कहने का मतलब है जिस दिन या जिस समय कभी कभार क्या होता था कि भाई फसल खराब भी हो जाती थी। ठीक है ना, फसल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फसल क्या होती थी, पैदावार खराब हो जाती थी और फसल अच्छी ना होने के बाद भी, मतलब फसल खराब हो जाने के बाद भी उन्हें कर देना पड़ता था। अगर वो कर नहीं देते थे तो वो क्या करते थे, उनकी ज़मीनें उनसे छीन लेते थे, उनकी ज़मीनें वो किसी और को, मतलब उनसे लेकर किसी और को दे देते थे। इसीलिए क्या इसको बोला गया भाई जबरन कर वसूली, जबरदस्ती उनसे वो कर लेते थे। अगर उनके पास कर नहीं है फिर भी उनसे उनकी ज़मीन उनसे छीन ली जाती थी। तो इसीलिए नाखुश होकर किसानों ने उनका विरोध किया। दूसरा क्या था, नगदी फसल। अब नगदी फसल जैसे कहने का मतलब है कि ये उन फसलों, जो ब्रिटिशर्स थे उन फसलों को ज़्यादा उगाते थे जिनसे जो ज़्यादा पैसा होता था। जैसे नगदी फसल में क्या आता है, कपास आ गया। ठीक है ना, नगदी फसल में आने वाली फसलें हैं जैसे कपास, अफीम, ठीक है ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब मतलब नगदी फसलें थी उस समय। तो वो क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते थे कपास उगाओ और अफीम उगाओ। ठीक है ना, इसको भी हटा देते बाद में। फिलहाल ज़्यादातर कपास और अफीम की खेती करवाते थे। तो इससे क्या होता था, इन नगदी फसलों से खेती करने से उनकी जो ज़मीन की उर्वरता थी वो खराब हो जाती थी, जिस वजह से वो ज़मीन क्या होती थी, आने वाले टाइम में खेती के लिए लायक
नहीं बच पाती थी, तो इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता था। तो इसीलिए इन सभी का विरोध करने यानी कि उनकी भारी जो कर व्यवस्था थी उससे क्या हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। ठीक है ना। तीसरा, आर्थिक स्थिति क्या हो गई, उनकी खराब हो गई। अब इन सब कारणों की वजह से उनके पास ना तो पैसा बचता था, भारी कर व्यवस्था होती थी, भाई इतना ज़्यादा कर लेते थे कि वो किसान दे नहीं पाते थे। जबरन वसूली, जो नहीं किसान दे पाते थे उनसे ज़बरदस्ती लिया जाता था, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, मतलब उनसे कोई संपत्ति उनसे ले ली जाती थी। नकदी फसल में ज़्यादातर उनसे कपास और अफीम की खेती करवाई जाती थी, जिससे उनकी ज़मीन क्या होती थी, उनकी उर्वरता जो होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, और वो भविष्य में कभी खेती नहीं कर पाते थे। आर्थिक स्थिति खराब हुई, यानी कि वो क्या करते थे कि जो अगर कर देने के लिए क्या करते थे, वो कर्ज ले लेते थे। अब जो साहूकार होते, ताल्लुकदार होते हैं, उनसे ये क्या लेते थे, कर्ज लेते थे। ठीक है ना, भारी ब्याज दरों में। तो उनसे भी दिक्कत होती थी, भाई राजस्व भी दें, टैक्स भी दें, तो मतलब दोनों तरफ से किसान क्या रहे थे, पिस रहे थे। तो उन्होंने फिर एक मतलब निर्णय लिया कि भाई बस अब बहुत हुआ, हमें क्या करना है, इस अंग्रेजी राज का विरोध करना है। और जो विरोध किया तो वो 1857 का विद्रोह निकल के सामने आया। तो ये कारण थे विद्रोह करने की, भाई जबरन कर वसूली, भारी कर व्यवस्था, नगदी फसलों का उपजाना और आर्थिक स्थिति खराब होना, और गेहूं उत्पादन के लिए, यानी हमारे भारत में क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तापमान, ठीक है भाई। तो गेहूं के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए आपका, जब बुआई करते हैं, यानी जब हम बीज बोते हैं तब टेम्परेचर चाहिए 10 से 15। ठीक है 10 से 15 के बीच में चाहिए। जब हम कटाई करते हैं, यानी जब कटने वाली होती है, फसल पकने वाली होती है, तब चाहिए 21 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना भाई। यानी कि बुआई के समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 से 15, और कटाई के समय टेम्परेचर 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, तभी गेहूं के लिए गेहूं की फसल है वो अच्छी मानी जाती है। फिर अगले, बारिश भी चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए आपकी 75 सेंटीमीटर, यानी बारिश कितनी मिलनी चाहिए उसको भाई 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मृदा, मिट्टी चाहिए दोमट और चिकनी मिट्टी। ठीक है भाई। यानी कि गेहूं की फसल के लिए जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो दोमट और चिकनी मिट्टी अगर होगी तो गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी और बेहतर होगी। ठीक है। फिर उसके बाद है यांत्रिक, यानी जो ये फसल की जाती है वो क्या होती है, यांत्रिकृत। यानी कि पहले क्या थे, काफ़ी लोग लगते थे इसमें खेती करने में, लेकिन अब मशीनों का इस्तेमाल से खेती क्या हो गई है, काफ़ी सरल हो गई है। सबसे पहला यूपी, फिर आता है आपका पंजाब, फिर हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पे गेहूं की फसल के लिए ये भौगोलिक दशाएं मौजूद होती हैं, जहाँ पे तापमान बुआई के समय कितना होना चाहिए, बुआई के समय आपको मिल जाएगा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, कटाई के वक्त 21 से 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा आपकी वहाँ पे 75 सेंटीमीटर की 75 सेंटीमीटर की वर्षा अगर वहाँ पड़ती है तो फसल के लिए बहुत ही अच्छी है। मिट्टी आपको कैसी मिट्टी में होता है, दोमट और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। यांत्रिक मशीनें, अब क्या होता है भाई, बड़े बड़े खेत होते हैं, विस्तृत बड़े बड़े भूभाग में खेती की जाती है गेहूँ की, तो उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और 2 वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें परिवहन से क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे। एक में वायु परिवहन के लाभ पूछे गए थे, और उससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जल मार्गों के क्या लाभ है। ठीक, यानी कि परिवहन से जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो मेरी जो 2 वीडियो है परिवहन, हमारी जो प्रीवियस की जो 2 वीडियोस में मैंने बना रखी है, जिसमें हमने सड़क के बारे में, के यातायात के बारे में हमने पूरे अच्छे से उस पर बताया है, तो आपको यहीं मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आई बटन पे आप देखिएगा, वहाँ पे हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको मिल जाएगी परिवहन से रिलेटेड। और आज जो मैं परिवहन की बात करूँगा, आज जिस परिवहन की मैं बात करूँगा उसमें हम पढ़ेंगे, मतलब हमारा टॉपिक रहता है एक
वायु के बारे में पढ़ेंगे, वायु परिवहन, और दूसरा होगा हमारा जल मार्ग। ठीक, जल मार्ग, सड़क यातायात और रेल यातायात तो हम कर चुके हैं, उस पर पूरा वीडियो बन चुका है। आज की बारी, आज जो हम करेंगे वायु और जल मार्ग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे वायु मार्ग से स्टार्ट करते हैं। तो वायु मार्ग के क्या, किस तरीके से, मतलब इसका लाभ है, हानि है, सारा डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इनके वायु मार्ग के लाभ और हानि ही पूछा जाता है किसी भी मार्ग का, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, वायु हो, जल मार्ग हो। उसमें आपसे सीधा सीधा पूछे, या तो उस मार्ग का लाभ पूछेगा या उस मार्ग से हानि पूछेगा, तो या हो सकता है दोनों पूछ लेता है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। परिवहन, इसका लाभ और इसका महत्व भी देख सकते। अगर एग्जाम में आ जाए लाभ की जगह अगर महत्व आ जाए तो भी आपको लाभ, मतलब एक यही पॉइंट लिखना है लाभ की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह परिवहन क्या है, सबसे तेज परिवहन है, और कुछ ही घंटों में क्या कर सकता है, सैकड़ों की दूरी ये तय कर सकता है। सेकंड पॉइंट है कि जो दुर्गम रास्ते होते हैं, दुर्गम सड़कों पर, दुर्गम रास्तों पर यह परिवहन सुगम है। अब दुर्गम रास्ते क्या होते हैं, जैसे पर्वत है, ठीक है, नदियाँ हो गई या पहाड़ हो गए, ठीक, दलदली ज़मीन हो गई, तो इन सभी रास्तों पर सड़कें बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन रास्तों को क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए वायु परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दुर्गम रास्तों पर परिवहन, दुर्गम रास्तों के परिवहन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, परिवहन, वायु परिवहन। थर्ड जो है वो क्या है कि भाई इस वायु परिवहन ने क्या कर दिया भाई, पूरे देश को क्या कर दिया, एक वैश्विक ग्राम के रूप में जोड़ दिया है। वायु परिवहन ने पूरे विश्व को एक ग्राम के रूप में जोड़ दिया है। ग्राम, जिसे हम वैश्विक ग्राम भी कह सकते हैं। ठीक, वैश्विक ग्राम भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसने, वायु परिवहन ने क्या करा कि इतने दूर दराज देशों को भी एक साथ वायु परिवहन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया, संबंध कर दिया है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है कि भाई जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को जल्दी से जल्दी उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना, किसके माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से हो। तो ये इसके क्या हैं, लाभ हैं कि होने वाली वस्तुओं को तुरंत गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। तो ये इसके 4 लाभ है कि भाई सबसे तेज है, कम समय में, कुछ ही घंटों में सैकड़ों की दूरी तय करता है, दुर्गम रास्तों पर ये क्या है, सबसे सफल साधन है। ठीक, वायु परिवहन क्या है, इसने क्या कर दिया, पूरे विश्व को एक ग्राम के रूप में जोड़ दिया है। ठीक है ना, आज हम कहीं भी, अगर हमें किसी से भी कनेक्शन करना हो, संचार करना हो, तो आसानी से हम कर सकते हैं। और चौथा क्या है कि भाई शीघ्र खराब होने वाली जो वस्तुएं हैं उसको आसानी से दूसरे स्थान, मतलब एक दूसरे देश में पहुँचा देता है। और इसने क्या कर रखा है भाई, एक चीज़ इसी में जो वायु परिवहन है वो महाद्वीपों को कनेक्ट करता है। जितने भी महाद्वीप है उनको आसानी से संबंध, उसको जोड़ दिया है, महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया है कनेक्शन के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से। ठीक, तो ये थे इसके लाभ, तो इसको पूरा देख लेना, कर लेना। और इसी में ऐड कर देते हैं हानि। तो अब मैं बताऊंगा इसकी हानि क्या है। ये तो थे महत्व और लाभ करना, वायु परिवहन के हानि क्या क्या है। ठीक है ना, तो हानि में अगर देखें तो सबसे पहले जो हानि होती है वो है कि खराब मौसम के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ख़राब है, बारिश हो रही है या बादल लगे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई आंधी तूफान आता है, तो इस परिवहन का इस्तेमाल मतलब नहीं किया जा सकता। ठीक, क्योंकि जब मौसम एकदम साफ़ हो, बादल, आसमान पूरा साफ़ हो, तभी इस क्या कहते हैं, परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कि अत्यधिक भारी, यानी कि यह अत्यधिक भार उठाने में सक्षम नहीं है। मतलब अत्यधिक भार उठाकर वहन करना इस हवाई यात्रा में या वायु परिवहन का सक्षम नहीं है। क्योंकि अत्यधिक भार लेके जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा देर तक आसमान में, हवा में नहीं रुक सकता। इसीलिए क्या किया जाता है, इस पर जो पैसेंजर हैं या जो यात्री हैं
उनके लिए जो उनके साथ जो लगेज जाता है, जो सामान वो लेके जाते हैं, उसकी क्या कर रखे उन्होंने, एक वज़न है, एक क्राइटेरिया दे रखा है कि आप इससे ज़्यादा वज़न अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। रीज़न की अत्यधिक यही है कि भाई जो अगर वायुयान भारी हो जाएगा तो वो उड़ने में उसको दिक्कत हो गया, वो उड़ नहीं सकता, ठीक है ना, इसलिए अत्यधिक भार उठाने में सक्षम नहीं है इस वजह से। तीसरा, जो ये क्या है, अत्यधिक खर्चीला है, यानी कि इसका जो फेयर है, इसका जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो नॉर्मल आम इंसान है वो इसमें सफ़र नहीं कर सकता। ये केवल कह सकते हैं कि एक अमीरों के लिए है, ठीक है ना, केवल अमीर वर्ग ही इस पे सफ़र कर सकता है। तो इसका भी वायु परिवहन का क्या है, ये सबसे तीसरा जो है सबसे नुकसान या हानि वाला कारक माना जा सकता है। तो पहला है, खराब मौसम में इस परिवहन का इस्तेमाल करना जानलेवा हो सकता है। अगर हम खराब मौसम में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। दूसरा कि अत्यधिक भार उठाने में सक्षम नहीं है, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जैसे रेलगाड़ी में हम कितना भी वज़न उस पर लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। यानी कि आप इसमें कम से कम ज़्यादा मतलब वज़न को दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो। और इसमें क्या है कि खर्चीला अधिक है, इसका टिकट जो है या जो भी आने जाने में जो भी खर्चा बैठता है वो काफ़ी अधिक खर्चा होता है। तो ये था वायु परिवहन के हानि और लाभ। जो लाभ और हानि है वायु परिवहन के, दोनों को एक साथ पूछ सकता है कि वायु परिवहन के हानि और लाभ को स्पष्ट करें या सिर्फ लाभ के बारे में बताएं, तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये था आपका वायु परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और है जो है जल मार्ग करेंगे पेपर में। अगला जो टॉपिक परिवहन से रिलेटेड आ रहा है वो है जल मार्ग, ठीक, जल मार्ग या जल परिवहन। अब इसका जो लाभ है वो मैं बता दूं आपको। तो लाभ इनका क्या है, सबसे सस्ता साधन है, ठीक। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहने का मतलब है कि भाई इसमें जैसे हम सड़क की बात करें या रेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमें उन सब के रखरखाव और उनकी मरम्मत करने का खर्च पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। यानी इसमें हमें किसी प्रकार का कोई मरम्मत या कोई रखरखाव करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें मार्ग ही नहीं बनाना पड़ता। जल मार्ग में सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई किसी भी प्रकार की सड़क या रेल यातायात की तरह मार्ग नहीं बनाना पड़ता, इसीलिए हमें क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। सेकंड है कि ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार है जल मार्गों द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे विदेशों से हम व्यापार करते हैं, जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारा इन विदेशी व्यापारों का किससे होता है, जल मार्गों के द्वारा, क्योंकि ये सबसे सस्ता और भारी सामानों को, भारी से भारी वस्तु को उठाने में भी सक्षम होता है, ले जाने में और लाने में। थर्ड है कि सामानों को लाने और ले जाने में सुगम, ठीक। अब भारी जितने भी सामान होते हैं विदेशी व्यापार के माध्यम से, मतलब जो भी इन जल परिवहन के माध्यम से हम इसको लाने और ले जाने में सक्षम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक। फोर्थ है कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भाई तेज़ वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ठीक है ना, अत्यधिक बारिश, जिससे क्या होता है, संपर्क टूट जाता है सड़कों से और रेल यातायातों से। इनके माध्यम से मदद पहुंचाना जब पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जल मार्ग का या जल परिवहन का, ठीक है ना, जल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस परिस्थिति में जो वायु मार्ग है प्राकृतिक आपदाओं में भी मदद करती है। तो ये थे इसके लाभ कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। वर्तमान प्राचीन काल से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले भाई हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, सड़कें तो होती थी, लेकिन एक देश से दूसरे देश से संपर्क साधने के लिए परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन था वो था जल मार्ग। जिस कैसे किया जाता था कि भाई तटों पर क्या बनाया जाता था, बंदरगाह बना दे, तटों पर बंदरगाह के माध्यम से, जिसको हम जहाँ बड़े बड़े जहाज़ जो हैं लगते हैं, ठीक है ना, तो इन बंदरगाहों पे नावें रहती थी, उस पर सामान लाद कर दूसरे देश ले जाया जाता था। क्योंकि ये सस्ता पड़ता था, ठीक। विदेशी व्यापार जल मार्गों द्वारा, ज़्यादातर जो विदेशी व्यापार है वो सभी के सभी जल मार्गों द्वारा किए जाते हैं, ठीक। भारी सामानों को लाने, जितने भी जो भी हैवी व्हीकल्स होते, हैवी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम किसके माध्यम से ढोते हैं,
जल मार्गों के माध्यम से। प्राकृतिक आपदाओं में जब प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़ या अत्यधिक वर्षा के कारण पानी बहाव तेज आ जाता है तो सड़कों और रेल से हमारा जो कनेक्शन है वो दूसरे देशों या अंतर्राज्य या अन्य क्षेत्र से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। तो इस परिस्थिति में जो जल परिवहन है वो सबसे अच्छा साधन है और वही मदद करता है। तो ये था वायु परिवहन के मार्ग के लाभ। और एग्जाम में सीधा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में यही पूछेगा कि जल मार्ग के लाभ क्या हैं और परिवहन, इस परिवहन का हानि भी वही है कि खराब मौसम में आप पानी में नहीं उतर सकते। ठीक, मौसम क्योंकि जब खराब होता है तो या फिर सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, पानी ज़्यादा लेवल हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा वायु परिवहन में सेम इसमें भी है, आप लिख सकते हो, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो ये लाभ थे। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पूरे के पूरे आपको नंबर जो हैं एग्जामिनर जो चेक करेगा वो आपको देगा। तो यहाँ तक का था आपका वीडियो। मेरी इस पर पहले भी 2 वीडियो हैं, रेल, सड़क, और आज मैंने जो बनाई है वायु परिवहन और जल परिवहन। तो इन तीनों में से ही पिछले 2 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं इस परिवहन के चैप्टर से। तो आप इन चारों को एक बार कर लीजिएगा, चारों में से एक ना एक तो पेपर में आएगा ही, क्योंकि पिछले साल वायु मार्ग और उससे पिछले साल जल मार्ग का पूछा है। तो हो सकता है आने वाले साल में, इस साल या नेक्स्ट, सड़क का और रेल यातायात का तो पूछ ही सकता है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना। ओके, चलो भाई, बाय।